हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीएसएससी की सीरीज यहां पे चलाई जा रही है टेस्ट सेट प्रैक्टिस के तौर पे। तो आइए हम यहां पर ऑडियो विजुअल तरीके से सेट प्रैक्टिस करें। दोस्तों, इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करें, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनको भी इन एक्सक्लूसिव जो वीडियोस हैं सेट प्रैक्टिस का यहाँ पर जो मैं लाता हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रतिदिन, इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। ओके। इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करें, आजकल बच्चों को उत्साहित करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के सामने आजकल ये माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि कंपटीशन बहुत भास्ट हो गए हैं। कंपटीशन तो बहुत भास्ट हैं, परंतु एक निश्चित रणनीति के द्वारा हम उनका संधान कर सकते हैं। ओके। एक रामधारी सिंह दिनकर की एक छोटी सी पंक्तियां हैं कि खमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मतलब कि हम मेहनत के द्वारा कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके। हमें मेहनत करना ही होगा और जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो सफलता एक न एक दिन हमें जरूर प्राप्त होती है। तो आइए एक सही दिशा में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके। ओके। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक। इसके तहत सरकार का विशेषताओं में से एक है क्या? राज्य संघीय सरकार के प्रतिनिधि हैं। ओके। भारत के राज्य संघीय सरकार के प्रतिनिधि हैं। संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के बिना संसद की घटक शक्तियों के तहत संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है। संघवाद भारत राज्यों का समूह है। ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। राज्य और राजधानियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी इम्पोर्टेंट राज्य यानी कंट्रीज और उनके कैपिटल्स हैं तो थोड़ा उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित नहीं है। चेन्नई हिंद महासागर में है, मेलबर्न हिंद महासागर में है, जकार्ता भी हिंद महासागर में ही है, लेकिन मनीला हिंद महासागर में नहीं है, इसलिए मनीला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके। रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? ये गौंड जनजाति से संबंधित थी। अपने 5 साल के बेटे वीर नारायण की ओर से शासन किया करती थी। गोंडों की रानी थी। रानी दुर्गावती एक चंदेल राजकुमारी थी। ओके। चंदेलों के राजा कीरत राय की बेटी 1542 में गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े पुत्र दलपत शाह से इनकी शादी हुई थी। ओके। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? ये 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं। कौन कौन? संघ सूची,
राज्य सूची और संवर्धी सूची। ये शामिल हैं 7वीं अनुसूची में। तो पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल। ओके। बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई? तो ये नीति 22 मार्च 2015 को अपनाई गई थी। मुगल किसके वंशज थे? मुगल जो थे ये किसके वंशज? मुगल चंगेज खान के वंशज थे। ओके। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। ओके। काराकोरम श्रृंखला चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में एक पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम का ये जो पर्वत श्रृंखला है ये चाइना कौन कितने कितने कंट्रीज को कवर करता है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इतने कंट्रीज को कवर करता है। सबसे ऊंची पर्वत की चोटी केटू, ओके, जिसे गॉर्डिन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र में है। ओके। इस क्षेत्र में पाकिस्तान के, अभी पाकिस्तान में चला गया ये गिलगिट बल्तिस्तान एरिया में। ओके। किन बकरियों के ऊन से पश्मीना शॉल बनाया जाता है? ये कश्मीर में पश्मीना शाल बनाया जाता है और कश्मीरी बकरियों से ये ऊन प्राप्त की जाते हैं। पश्मीना एक पशु फाइबर जिसे कश्मीरी ऊन के रूप में भी जाना जाता है। ओके। इसे जीआई टैग दिया गया है। पश्मीना ऊन जो है इसे जीआई टैग भी दिया गया है, जिसे ज्योग्राफिकल टैग कहते हैं। इसे 2013 में, अगस्त 2013 में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग वो टैग होता है जो किसी विशेष वस्तु को इसलिए दिया जाता है कि वो किसी विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके। जैसे गया की बात करें तो गया के तिलकुट, और इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कुछ अपनी विशिष्ट, हर क्षेत्र की विशिष्ट चीजें होती हैं जो जीआई टैग से संबंधित है। जीआई टैग पर भी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें पूरे जीआई टैग को मैं कवर करूंगा, और रिसेंट जीआई टैग किन किन वस्तुओं को प्रदान किए गए हैं किस क्षेत्र में, इस पर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। ओके, तो आप उसे भी देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर एराइज किए जाते हैं। बंगाल टाइगर को किस वर्ष में राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था? वो वर्ष था 1972, 1972। ओके। बंगाल टाइगर 1972 में भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में इसे अपनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारे देश में, प्रोजेक्ट टाइगर भी 1973 में ये लॉन्च किया गया था। ओके।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ अप्रैल 1973 में बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। क्यों? ये पहले लोग बाघों का शिकार कर दिया करते थे, तो बाघों को संरक्षण देने के लिए जो है बाघ को नेशनल एनिमल के रूप में घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल का फूल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा को लोग प्रदूषित कर रहे थे, अब हमें गंगा को साफ सुथरा रखना है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, बाघ जिसे कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किसने? भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। बहुत महत्वपूर्ण घटना। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का उस समय भारत में तत्काल वायसराय के रूप में शासन। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 तक भारत का वायसराय रहा था। कब से कब तक? 1872 से लेकर के 1876 के बीच में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का शासन रहा था भारत में। दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। ओके, और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का शासन 1872 से 1876, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन? तो ये दयानंद सरस्वती जी। तथा तीसरा क्वेश्चन कि इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? तो 1875 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों की पुनर्स्थापना था। इन्होंने ये नारा भी दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। ओके, ये जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता आदि जैसी और तथा मूर्ति पूजा वगैरह के विरोधी थे। ओके, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। पराश्रव्य आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है। पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? जिसे हम सुनने में, हमारी कान सुनने में नाकाम होती है, उसे पराश्रव्य आवृत्ति की ध्वनि तरंगे कहते हैं। मानव श्रवण यानी मानव की सुनने की शक्ति जो होती है, इससे ऊपर का हर्ट्ज जो होता है, ध्वनि की तरंगे जो होती है इससे ऊपर के हर्ट्ज की, जिसे हम सुन नहीं सकते, उससे पराश्रव्य आवृत्ति की ध्वनि तरंगे कहते हैं। तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। ओके, इसे हम सुन नहीं सकते। ये हमारे कानों के कैपेबिलिटी के ऊपर की चीज है। बार बार एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके, दो तरह की तरंगे होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ। ध्वनि की चाल ठोसों में अधिकतम तथा गैसों में न्यूनतम होती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ठोस में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है और जहां पर निर्वात होते हैं, शून्य होते हैं या गैस होते हैं, वहां पे इसकी चाल धीमी होती है गैसों में, और जहां पर निर्वात होते हैं, जहां पर कोई वायुमंडल होता ही नहीं है, वहां पर कोई मतलब इसका चाल शून्य हो जाता है। ओके, जैसे अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पे दो यात्री जब आपस में बातें करते हैं तो उनकी बातें सुनाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई इन्वायरमेंट नहीं है, वहां पर कोई माध्यम नहीं है। यानी कि आप ध्वनि को गमन करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस जो है वो सघन माध्यम है, इसलिए बहुत फास्ट इनका आगे की ओर गमन होता है। और जहां तक गैसों की बात है तो गैसों में
जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर तक होते हैं इस तरह से। तो इसमें इनको गमन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इनका मूवमेंट इसमें बहुत स्लो होता है गैसों में। और जहाँ पर निर्वात यानी कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ये खाली एरिया जहाँ पर वायुमंडल हवा नहीं है, तो यहाँ पे ये गमन नहीं कर सकते। ओके, इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे कोई अगर चांद पर जाकर के बात करने की कोशिश करे तो वहाँ पर वो बात नहीं कर सकता, उसे सुनाई नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी ऊतक की विशेषता है? अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन, बायोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता, अंडरमाइन करने की आवश्यकता है। मानव नेत्र का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? हमारी आंखें काली, भूरी, नीली, ये किस पर निर्भर करती हैं? किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो ये परितारिका है। ओके, परितारिका। भूरे और लाल वर्णक कोलेजन फाइबर और परितारिका की स्थाकृति का स्वरूप मानव नेत्र के रंग को निर्धारित करता है। परितारिका जो है वो नेत्र के सामने का रंगीन क्षेत्र होता है। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पारे का मिश्र धातु है? तो पारे का मिश्र धातु जो है वो अमलगम। ओके, अमलगम। अमलगम मिश्र धातुओं का एक विशेष वर्ग है जिसमें एक धातु पारा होता है। सिल्वर अमलगम, गोल्ड अमलगम। ओके, सिल्वर अमलगम क्या है? दांतों को भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अमलगम बनते हैं जिसमें एक धातु जो है वो एक धातु होता है और एक पारा होता है। पीने वाले जल का परिशोधन क्लोरीन को डाल देने से बैक्टीरिया या उसमें उपस्थित जीवाश्म जो होते हैं वो मर जाते हैं। पेयजल, इसे शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का हम उपयोग करते हैं। क्लोरीन के निम्न यौगिक का उपयोग पीने के जल, यानी कि ये क्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में पानी में इसे हम डाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसका भी रासायनिक सूत्र आपको याद रखना होगा। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल तो आप जानते ही होंगे, बरसात के दिनों में वैसे जगहों पे भी करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी उपस्थित हो जाती है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। ओके, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े। ओके, 23 जोड़े, 23 पेयर्स होते हैं गुणसूत्रों के, और यानी कि 46 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 46 हो जाएगा क्योंकि 23 जोड़े होते हैं। बच्चों, जीके और जीएस पढ़ने का फायदा क्या है? जीके और जीएस पढ़ने का फायदा ये है कि ये जो जितने भी आप क्वेश्चंस यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी परीक्षाओं में रिपीटेबल क्वेश्चन हैं। आप अगर किसी भी परीक्षा के सेट को उठा करके देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस हर जगह पे रिपीट होते हैं। तो इनका ये फायदा ये है कि अगर हम बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं जीके सेक्शन का, जीएस जीके सेक्शन का, तो ये मेरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भी तैयारी हो रही है, रेलवेज की परीक्षाओं की भी तैयारी हो रही है, तो इसके बहुत फायदे हैं। जितने भी सेट प्रैक्टिस में यहाँ पर लाता हूँ तथ्य परक दृष्टिकोण से, अगर आप उसका अध्ययन करते रहेंगे तो किसी भी
परीक्षा के लिए, चाहे आपकी किन्हीं जितनी ही परीक्षाएं हैं, ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी करते होंगे। जितनी ही परीक्षाओं की आप तैयारी करते होंगे, सब में ये कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो जितने भी सेट प्रैक्टिस में यहाँ पर ला रहा हूँ, आप उन्हें प्रैक्टिस करते रहें यहाँ पर, और उन्हें अंडरमाइंड करते रहें। ओके। सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही होते हैं, कुछ नेचर अलग हो जाते हैं, जैसे कि अभी एनटीपीसी या रेलवेज की और भी परीक्षाएं हैं, वो क्या वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि थोड़े से डीप क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। तो इसके लिए मैं विस्तृत व्याख्या जो यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी होंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। आई होप ऑल ऑफ यू आर enjoying दिस वीडियो वेरी मच एंड गेटिंग बेनिफिटेड। ओके, तो चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति क्या है? उपधातुओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सारणी में किधर है? दाएं की ओर, दाएं की ओर स्थित है। ओके। एक बार आवर्त सारणी को, इसके चार्ट को आप देख लेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। एंजाइम, उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर का तापमान कितना होता है? एंजाइम के संश्लेषण के लिए 310 की। हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा फैक्ट कि हमारे शरीर में लगभग 75,000 एंजाइम होते हैं। ओके। प्रत्येक एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। एंजाइम को प्रेरित करने के लिए जो अभिक्रिया के लिए जो तापमान है वो 310 केल्विन है, इसे आप याद रखेंगे। ओके। उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदल देता है। तो ये एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर जीवाणु ये क्या करता है? अल्कोहल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में बदल देता है। ओके। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ओके, किसमें पाया जाता है? एवोकाडो एक फ्रूट। विटामिन ई की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा। एम कोश में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18। ओके। जैसे आपने पढ़ाई होगा, ए एल एम एन ओ, इतने कोश हैं। ओके। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 18, एन में 32 और ओ में 50, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे याद रख लेंगे। इसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सेल में कितने, एल में कितने, एम में, एन में, ओ में। ओके। इसके लिए एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? 2n²। ओके। अब यहाँ पर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें
ये के का अपन के एल एम एन और ये ओ। अब इस फॉर्मूला में आप रखेंगे तो सारे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे ओ शेल की अगर हम बात करें तो 2 5 स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एन क्या है, एन ये क्या है, कोषों की संख्या। के जो है वो के एल एम एन ये कोष है और एन कोषों की संख्या है। ओके, तो यहाँ पर इसको डाल देने से हमें वो चीजें प्राप्त हो जाएगी, यानी कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, गलत विकल्प का चयन कीजिए। कार्य अदिश राशि क्या सही है? बिल्कुल। ऊष्मा अदिश राशि, आवेग सदिश राशि, लेकिन ये बल जो है ये अदिश राशि नहीं है। बल भी एक क्या है? बल भी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें ओके, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और सीजीएस मात्रक डाइन। इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए ये एक सदिश राशि है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में अदिश राशि राशि दिया गया है, जो कि गलत है। ओके, नेक्स्ट। स्वचालित वर्षा सेंसर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये कुल आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग वेल का श्वसन अंग है? वेल कहाँ से सांस लेता है? वेल फेफड़े से सांस लेते हैं। ओके, रिपीटेबल क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ये है पराग कोश। पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। फूल के नर भाग जो होते हैं उन्हें पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, ओके। तथा जो फूल के स्त्री भाग होते हैं उन्हें स्त्री केसर के रूप में जाना जाता है। 16 के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? इसके लिए ये फॉर्मूले पर आपको ध्यान देना होगा। W इक्वल टू Q, आवेश गुना विभवांतर। विभवांतर आवेश कितना है यहाँ पर? चार्ज 5 इंटू 16, 80 जूल। ओके, क्योंकि कार्य का एसआई मात्रक जूल है, तो इसका आंसर जूल में ही देते हैं, 80 जूल। ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? थर्मल। ओके, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वे प्राकृतिक संसाधन हैं
जिनकी समय समय पर भरपाई होती रहती है, और अनवीकरणीय स्रोत वो हैं जिन्हें अगर हम एक बार यूज कर दे तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनवायरमेंट से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? ये है जायद फसल। ओके। रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच की छोटी अवधि में इस फसल का उत्पादन किया जाता है। ये मुख्य रूप से अप्रैल से जून तक की खेती है। ओके। जायद फसलों में ककड़ी, तरबूज, करेला वगैरह वगैरह इन सबों का उत्पादन किया जाता है। ओके। अत्यंत सघन वनों का उदाहरण क्या है? इसे कहते हैं अत्यंत सघन वन, जिसका घनत्व 70% या उससे अधिक हो, ऐसे वनों को सघन वन की संज्ञा दी जाती है। 4 भागों में विभाजित अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और सदाबहार वन के रूप में वर्गीकृत वनों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है। ओके। तो अत्यंत सघन वन जो होते हैं 70% या उससे अधिक होते हैं, मध्यम 40 से 70%, खुले वन 10 से 40%, इस तरह से वनों का वर्गीकरण और विभाजन किया गया है। निम्न में से सबसे बड़ा मानव अंग कौन सा है? तो मानव अंग की बात किया जा रहा है, ग्रंथि की नहीं बात की जा रही यहाँ पर। तो सबसे बड़ा मानव अंग, इसका आंसर त्वचा होता है। ये बाहरी आवरण मनुष्य के शरीर का, किसी भी जंतु के शरीर का बाहरी आवरण त्वचा, और यही सबसे बड़ा अंग होता है। ओके। तो दोस्तों, हम सबों ने यहाँ पर इन प्रश्नों का अध्ययन सिलसिलेवार तरीके से किया। आई होप आपको ये सारे क्लास बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ऑडियो और विजुअल तरीके से जो आप सेटों का प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बड़े ही एक्सक्लूसिव हो रहे हैं। आप ऐसे ही चैनल से बने रहें, चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ऊर्जावान बने रहें और अपने लक्ष्य के तरफ बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।